हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम थर्मोडायनेमिक्स पार्ट 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम अपने मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और टर्म्स को क्लियर करेंगे। जैसे हीट होती क्या है, और हीट के अंदर भी काफ़ी इलेबोरेटेड टॉपिक्स आते हैं। फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, व्हाट इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट प्रेशर। इसके अलावा रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी। तो ये सारे हीट के टॉपिक आज हम कवर करेंगे, और हम एंथैल्पी के टॉपिक को कवर करेंगे, और कोशिश करेंगे इसी वीडियो में हम एंट्रोपी भी कंप्लीट करें। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने पहले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, विच इज द हीट। तो चलिए हम हीट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं एक एग्जांपल से। सपोज मैंने एक कंटेनर लिया, और इस कंटेनर में हमने वाटर मॉलिक्यूल्स फिल कर दिया, वाटर हमने फिल कर दिया, ठीक है। सपोज वाटर का टेम्परेचर इस स्टेज में है 25 डिग्री सेल्सियस, लेकिन मुझे गर्म पानी चाहिए, और मुझे इस वाटर का टेम्परेचर रेज करना है अप टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो अगर मैं पानी को ऐसे रखूं तो टेम्परेचर तो ऑटोमेटिकली रेस होगा नहीं, और अगर होगा भी, अगर एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा हीट है तो उसे बहुत टाइम लगेगा, और मे बी 40 ना पहुंचे, मुझे 30 डिग्री तक ही टेम्परेचर मिले, ठीक है। तो इसके लिए हमें करना क्या है कि इस कंटेनर को हम फ्लेम के ऊपर रखते हैं, और जैसे ही मैं इसे फ्लेम प्रोवाइड कराऊंगी तो धीरे धीरे टेम्परेचर रेज होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब हमने इसे फ्लेम की हेल्प से सराउंडिंग से हीट प्रोवाइड की है, ताकि इस वाटर का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक रेज हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम बोले कि व्हाट इज हीट, तो हीट इज द total amount of या quantity of energy that is required to raise the temperature of any substance is called heat, ठीक है। heat क्या है? heat is the total amount of energy required to raise the temperature of any substance। इसी को हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स की, तो थर्मोडायनेमिक्स में हम दो चीजों की बात करते हैं, सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। सपोज दिस इज द सिस्टम, और इसके बाहर का ये जो पूरा एरिया है दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो थर्मोडायनेमिक्स में हीट का जो फ्लो होता है, या तो फिर वो सिस्टम टू सराउंडिंग होगा, या फिर सराउंडिंग टू सिस्टम होगा, ठीक है। अब इतना तो हमें समझ में आ गया। नाउ क्वेश्चन इज कि हीट का ट्रांसफर स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब कि हमेशा हम ही हीट को ट्रांसफर कराएंगे, या ऑटोमेटिकली जो हीट है वो टेम्परेचर को रेज कर देती है, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि टेम्परेचर होता क्या है। वैसे तो आप 11th के स्टूडेंट्स हैं, आप सबको पता होगा कि टेम्परेचर होता क्या है, फिर भी टेम्परेचर इज अ मेजरिंग स्केल जो किसी भी सब्सटेंस के डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड उसके कूलनेस को बताती है, दैट इज कॉल्ड टेम्परेचर, ठीक है। अब हम थर्मो में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हीट का फ्लो तब होता है जब दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस हो। सपोज फर्स्ट केस में सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई है, सराउंडिंग का टेम्परेचर हाई है, एंड सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के कंपैरिजन में लो है, ठीक है। तो इस केस में जो हीट है वो हॉट बॉडी से लो बॉडी में ट्रांसफर होगी, तो हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, और इस केस में जो Q की वैल्यू होगी दैट विल बी पॉजिटिव, क्योंकि हम ये बोलते हैं ना कि सिस्टम ने हीट को एब्जॉर्ब किया, इफ सिस्टम एब्जॉर्ब द हीट देन Q इज पॉजिटिव, ठीक है। पहला केस समझ में आया। सेकेंड केस में सपोज सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है दैट विल बी लो, और सिस्टम का टेम्परेचर इज हाई, ठीक है। तो इस केस में जो हीट है वो हायर टेम्परेचर वाली बॉडी से ट्रांसफर होगी लो टेम्परेचर वाली बॉडी में, तो हीट विल ट्रांसफर फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। तो इस केस में जो Q की वैल्यू हम लेंगे दैट विल बी नेगेटिव, इसी को हम कहते हैं हीट।
तो हीट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो हीट को हम बेसिकली टेम्परेचर से रिलेट करते हैं, और हीट इज द टोटल क्वांटिटी जो किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को रेज करने में हेल्प करती है, उसी को हम कहते हैं हीट। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट टर्म पढ़ना है विच इज द हीट कैपेसिटी। आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इज हीट कैपेसिटी। नाउ हीट कैपेसिटी होता क्या है? ठीक है, हीट का कॉन्सेप्ट हम सबको पता चल गया, हीट होता क्या है। अब सपोज हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, अब इस सब्सटेंस का टेम्परेचर मुझे रेज करना है। ठीक है, टेम्परेचर हमें इस सब्सटेंस का रेज करना है, लेकिन कितना टेम्परेचर रेज करना है? 1 डिग्री सेल्सियस या फिर 1 केल्विन। ठीक है, फिर से सुन लो, कोई भी सब्सटेंस है, अगर उस सब्सटेंस का टेम्परेचर हमें 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन रेज करना है, तो इस केस में जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होगी उससे हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इस केस में द टोटल अमाउंट ऑफ हीट required, total amount of heat required is called heat capacity। ठीक है, तो प्रॉपर अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो हम ये बोल सकते हैं द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एनी सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। ठीक है, हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं C से, और इसका फॉर्मूला होता है C इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा T। एज यू नो, Q इज हीट, डेल्टा T इज चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। अब ये जो हीट कैपेसिटी है या फिर जो हम हीट की बात करते हैं, तो हीट इज द पाथ फंक्शन, ये पाथ पे डिपेंड करती है। दिस इज नॉट अ स्टेट फंक्शन। ठीक है, अब आपको पता होगा कि पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन क्या होता है, नहीं पता है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो जो हीट कैपेसिटी है या फिर जो हीट है, ये एक पाथ फंक्शन है। ठीक है, अब हमें हीट कैपेसिटी पढ़नी है दो टर्म में, एक तो मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। Now, heat capacity are of two types. One is specific heat capacity and second one is molar heat capacity. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं CS से एंड मोलर हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करेंगे CM से। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी दोनों में ही सेम है कि किसी भी सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। बस यहाँ पे वर्ड अटैच हो गया स्पेसिफिक और यहाँ पे वर्ड ऐड हो गया है मोलर। ठीक है, इसका मतलब हम जिस भी सब्सटेंस की बात करेंगे, जिस भी सब्सटेंस का टेम्परेचर हमें रेज करना है, उस सब्सटेंस को हम मेजर करेंगे इन टर्म ऑफ मास। ठीक है, और यूनिट हम लेंगे नॉर्मली ग्राम। इसका मतलब 1 ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है, मतलब कि किसी भी 1 ग्राम सब्सटेंस की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी required to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree Celsius or 1 Kelvin is known as स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले की, तो हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा C इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा T। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है
तो इसको डिनोट करेंगे सॉरी CS से, ठीक है। अब हमने जो मास लिया है वो ग्राम में लिया है, तो ये जो क्वांटिटी है ना दैट विल ऑल्सो मल्टीप्लाई विथ m, m इज मास। तो ये जो फॉर्मूला है ये बन जाता है फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड हम बात करेंगे मोलर हीट कैपेसिटी होती क्या है। नाउ अगेन जैसे हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में सब्सटेंस का मास लिया था ग्राम में, अब हम सब्सटेंस को लेंगे इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। इस केस में जो भी सब्सटेंस होगा, सब्सटेंस विल बी इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ मोल्स। तो मोलर हीट कैपेसिटी को हम ये बोल सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ, टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन इज नोन एज मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। नाउ फॉर्मूले की बात करें, मोलर हीट कैपेसिटी को हम डिनोट करते हैं CM से, तो CM इक्वल्स टू Q अपॉन डेल्टा T। अब जैसे हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में डेल्टा T को मास से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ हम डेल्टा T को मल्टीप्लाई करेंगे N से, नंबर ऑफ मोल से। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो जाते हैं, इन पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछा जाता है, अभी एक्सरसाइज में हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो ये दोनों है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। आई होप आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखिए सबका जो बेस है दैट इज सेम, ठीक है, लेकिन अगर हम बात करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो कांस्टेंट वॉल्यूम के केस में हम किसी भी गैसेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो उसका वॉल्यूम हम कांस्टेंट रखेंगे, और अगर हम बात करें कांस्टेंट प्रेशर की तो हम प्रेशर कांस्टेंट रखते हैं। तो चलिए जल्दी से इस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेते हैं, तब तक इसे आप नोट कीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे हीट कैपेसिटी की ही, हीट कैपेसिटी बट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड सेकेंड वन इज एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अगर मैं बात कर रही हूँ एट कांस्टेंट वॉल्यूम तो इसे हम डिनोट करते हैं CV से, एंड कांस्टेंट प्रेशर को हम डिनोट करते हैं CP से, ठीक है। नाउ व्हाट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम, अगेन सब कुछ डेफिनेशन सब कुछ सेम है। मान लो हमारे पास कोई भी सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम में हमने कोई भी गैसेस रिएक्शन हम करवा रहे हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स की हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली हम मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शन हम गैसेस के साथ ही बात करेंगे, ठीक है। तो हमने किसी भी सिस्टम में गैस की रिएक्शन करवाई, सपोज चलिए मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देती हूँ। ये कोई भी एक सिस्टम है, इस सिस्टम में गैसियस रिएक्शन हो रही है, गैसियस रिएक्शन इस सिस्टम में हो रही है, ठीक है। अब हमने जो वॉल्यूम गैस का जो वॉल्यूम लिया है दैट विल बी कांस्टेंट। इस गैसियस रिएक्शन में वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी कांस्टेंट, ठीक है। अब इस केस में जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगी टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ गैस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, सब कुछ सेम है। और अगर मैं बात करूं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कांस्टेंट प्रेशर में भी सेम होगा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ गैस इन अ सिस्टम बाय 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं इनके रेशियो की, रेशियो ऑफ CP एंड CV दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो CP और CV का जो रेशियो होता है इसे हम डिनोट करते हैं गामा से, ठीक है। गामा हमें बताता है एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस। नाउ व्हाट इज द एटॉमिसिटी ऑफ गैसेस, कि कोई भी गैस में कितने नंबर ऑफ एटम है वो हमें बताएगा गामा, और इसको हम कैलकुलेट करते हैं विद द रेशियो ऑफ
मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर अपॉन मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम गैस से डील कर रहे हैं तो ये याद रखना, ये जो Cp है ना, इन ये दोनों Cp एंड Cv ये होगी इन टर्म ऑफ मोलर हीट कैपेसिटी। ये कभी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम नहीं लेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम लोग मास से डील करते हैं और गैस नॉर्मली हम लोग नंबर ऑफ मोल्स में से हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब हम बात करते हैं गामा की, जो होता है एटॉमिसिटी ऑफ गैस। अगर हमारे पास कोई भी सपोज मोनोएटॉमिक गैस है, मोनोएटॉमिक गैस, तो मोनोएटॉमिक गैस मतलब ऐसे गैस जो सिर्फ एक एटम से मिलकर बना होगा। फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियॉन, आर्गन, कोई भी आप नोबल गैस ले सकते हो। तो इस केस में मोनोएटॉमिक गैस के केस में गामा की वैल्यू होगी 1.67। अगर मैं बात करूं डाई एटॉमिक गैस की, डाई एटॉमिक गैस, अब डाई मतलब दो, तो ऐसे गैस जो दो एटम से मिलकर बने होंगे जैसे O2, N2 एक्सेट्रा, तो इनके लिए जो गामा की वैल्यू होगी दैट विल बी 1.40। ठीक है, एंड ट्राई एटॉमिक गैसेस के लिए, ट्राई एटॉमिक गैस सच एज O3, इसके लिए गामा की वैल्यू होती है 1.33। तो कभी कभी हमें कैलकुलेशन में ये भी पूछ लिया जाता है कि गामा की वैल्यू क्या होती है, एमसीक्यू में हमें पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए आपको ये तीन वैल्यू याद होनी चाहिए। फॉर मोनोएटॉमिक गैस गामा विल बी 1.67, फॉर डायटोमिक गैस गामा विल बी 1.40, फॉर ट्राइएटॉमिक गैस गामा विल बी 1.33। एंड ये गामा है क्या? गामा इज द मोलर रेशियो ऑफ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें कवर करना है विच इज दी रिलेशनशिप बिटवीन दी सीपी एंड सीवी। लेकिन सीपी और सीवी को कंप्लीट करने से पहले हमें एंथैल्पी क्या होती है, एंथैल्पी और एंट्रोपी, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में क्या रिलेशन है, ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले हम लोग कवर करते हैं एंथैल्पी का टॉपिक, देन उसके बाद हम सीपी एंड सीवी के रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज एंथैल्पी इन थर्मोडायनेमिक्स। देखिए, अगर मैं एंथैल्पी की बात करूं तो एंथैल्पी पढ़ने से पहले हमें इंटरनल एनर्जी क्या होती है ये पता होना चाहिए। और इंटरनल एनर्जी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, लेकिन एक हम क्विक रिवीजन करते हैं जिससे हमें एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा यू से। बेसिकली डेल्टा यू इज द चेंज इन एंथैल्पी। कभी भी एंथैल्पी इंटरनल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं डेल्टा यू से, कभी भी हम इंटरनल एनर्जी को यू नहीं लिखेंगे। या एंथैल्पी को हम डिनोट करते हैं एच से, तो एंथैल्पी को भी हम हमेशा डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है चेंज, जैसे सिंगल यू या सिंगल एच अगर हम लिखते हैं वो होती है इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू। तो हम किसी भी सिस्टम की एक फिक्स्ड एंथैल्पी या फिर फिक्स्ड इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमेशा एक आइडिया से एक चेंज हम बताते हैं, इसीलिए इन्हें हम डेल्टा यू और डेल्टा एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज इंटरनल एनर्जी। सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर गैसेस मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और कोई भी गैसेस रिएक्शन हो रही है। अब आप सबको पता है कि गैस के मॉलिक्यूल एक जगह पे फिक्स तो नहीं रहते हैं, गैस के मॉलिक्यूल कंटिन्यूअस मूव करते हैं। ठीक है, गैसियस पार्टिकल्स मूव कंटिन्यूअस। अगर गैसेस पार्टिकल कंटिन्यूअस मूव करेंगे तो इनके मूवमेंट से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब जब पार्टिकल मूव कर रहे हैं, बहुत सारे गैस के पार्टिकल इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये एक दूसरे से कोलाइड भी करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, जिससे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। जब ये एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे तो आफ्टर इंटरैक्शन पोटेंशियल एनर्जी विल बी प्रोड्यूस। ठीक है, तो ये जो गैसेस मॉलिक्यूल है ये काइनेटिक एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय इट्स मूवमेंट,
और ये पोटेंशियल एनर्जी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं बाय देयर इंटरेक्शन। तो सिस्टम के अंदर की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों ही इंक्रीज हो रही है, जिसे हम बोलेंगे टोटल एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और इसी टोटल एनर्जी को हम इंटरनल एनर्जी कहते हैं, दैट इज द डेल्टा यू इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये है इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट। अब हम अगर बात करें एंथैल्पी की, सो व्हाट इज द एंथैल्पी? अब एंथैल्पी को भी हम एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, एंथैल्पी देखिए, नाउ सपोज अगेन हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर में हमने गैसेस मॉलिक्यूल, इसके अंदर गैसेस मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और इस कंटेनर को हमने क्लोज किया है विद द हेल्प ऑफ अ पिस्टन, ठीक है। पिस्टन काम क्या होता है? प्रेशर को एक्सर्ट करना, जिससे गैस के मॉलिक्यूल पास आ जाते हैं। अब मैं ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर को हम बाहर से हीट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, हमने इसे क्या दिया? बाहर से हीट। अब क्या होगा? जैसे ही हम हीट देंगे, ये जो गैस के मॉलिक्यूल है इस हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने से इन मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन से इन मॉलिक्यूल का जो मोशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूल हीट देने की वजह से इन मॉलिक्यूल का जो मोशन है, मोशन इंक्रीज होगा, और मोशन इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सेकेंड कंटेनर इज, जैसे ही काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो अब ये जो पार्टिकल है, जितना ज्यादा हम इन्हें हीट देते रहेंगे, ये जो पार्टिकल है ये बहुत ज्यादा मूवमेंट करेंगे, और इनके मूवमेंट से इस पिस्टन पे प्रेशर एक्सर्ट होगा। ठीक है, अब जैसे पिस्टन पे प्रेशर एक्सर्ट होगा तो ये जो पिस्टन है ये स्लाइटली मूव हो गया टूवर्ड द अपवर्ड डायरेक्शन, हुआ ना। अब गैस के मॉलिक्यूल को जहाँ पे कम स्पेस था इसके मूवमेंट के लिए, अब जो वॉल्यूम है कंटेनर का वो इंक्रीज हो गया है। ठीक है, अब हमने क्या किया? फर्दर इस कंटेनर को हीट दिया, तो हीट देने से क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि जितना भी स्पेस प्रेजेंट है वो सारा ऑक्यूपाई हो जाएगा बाय द गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है, सारा स्पेस ऑक्यूपाई हो गया बाय द गैसियस मॉलिक्यूल। अब देखो, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर बहुत कम था, धीरे धीरे कंटेनर का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, फिर कंटेनर का वॉल्यूम अपने मैक्सिमम एक्सटेंट तक पहुंच गया। इसका मतलब सिस्टम के अंदर वर्क डन भी हुआ है ना। तो हम ये बोल सकते हैं सम वर्क इज ऑल्सो डन बाय द सिस्टम, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल सिस्टम के अंदर से ही पिस्टन को प्रेशर से ऊपर की तरफ मूव करवा रहे हैं। ठीक है, अब इस पूरे केस में हुआ क्या? जब हमने बाहर से हीट दी तो इस हीट ने दो काम करवाया। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई तो पोटेंशियल एनर्जी भी डेवलप होगी। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी डेवलप होगी, एंड काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या कहते हैं? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो इन दोनों की वजह से एक तो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। दिस इज द फर्स्ट वर्क बाय द हीट। ठीक है, सेकेंड काम इसने क्या किया? वर्क डन करवाया, वर्क डन बाय द सिस्टम के अंदर जो गैस के मॉलिक्यूल थे उनसे इसने कुछ ना कुछ वर्क डन करवाया है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हीट ने दो काम किए, एक तो सिस्टम की इंटरनल चेंज कर दी, एंड सेकेंड सिस्टम से वर्क करवाया। ठीक है, अगर मान लो हम ये हीट हम नहीं देते किसी भी सिस्टम को, तो ना इंटरनल एनर्जी चेंज होती, ना ही वर्क डन बाय द सिस्टम होता। तो ये जो हीट है, इसी हीट को हम कहते हैं एंथैल्पी। नाउ एंथैल्पी इज डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। क्लियर है इतना? ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम लोग अच्छे से देखते हैं। आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। इसे हम जल्दी से, इस फॉर्मूले को हम और अच्छे से देखते हैं। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब इसे हम रब कर देंगे। नाउ एंथैल्पी का हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है डेल्टा एच। अब एंथैल्पी को हम क्या बोलते हैं? चेंज इन एंथैल्पी इज डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है,
डेल्टा यू इज इंटरनल एनर्जी, डब्ल्यू इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। एज वी नो वर्क डन क्या होता है, चेंज इन प्रेशर एंड वॉल्यूम, पीवी, ये हमने सबने पढ़ा है। अगर मैं डब्ल्यू की जगह ये वैल्यू रखूं तो फॉर्मूला बनेगा डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल पी वी। ठीक है, अगर हम बात करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नाउ द फॉर्मूला ऑफ एंथैल्पी विल बी डेल यू प्लस, अब देखो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम आगे आ जाएगा, चेंज किसमें हो रहा है, प्रेशर, तो ये हो जाएगा V डेल P। अगर हम बात करें एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, देन फॉर्मूला विल बी डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस, प्रेशर कांस्टेंट है, P आगे आ जाएगा, डेल्टा लगेगा V के सामने, तो P डेल्टा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है एंथैल्पी का। आई होप आपको एंथैल्पी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बात करूं डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी तो है क्या, तो हम ये बोल सकते हैं एंथैल्पी इज डिफाइंड एज द टोटल हीट रिलीज और एब्जॉर्ब, रिलीज और एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम to change in internal energy and work done, work done is called enthalpy। ठीक है, अब अगर हम बात करें एंथैल्पी के प्रॉपर्टीज की, तो एंथैल्पी ये एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है। इसके अलावा इट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंदर आता है क्योंकि ये मास पे डिपेंड करेगा। ठीक है, प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन दी मास। अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है तो ज्यादा एंथैल्पी में चेंज आएगा, कम है तो कम एंथैल्पी में चेंज आएगा। तो ये एक स्टेट फंक्शन है और ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को शो करता है। तो दिस इज द ऑल अबाउट दी एंथैल्पी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। थर्मोडायनेमिक्स में जो भी कॉन्सेप्ट है ना, आपको रटना नहीं है। अगर आप डायरेक्टली डेफिनेशन रट दोगे या फिर आप डायरेक्टली फॉर्मूले रट दोगे तो आज रटी हुई चीजें कल भूल जाओगे या एक हफ्ते बाद भूल जाओगे, फिर एग्जाम टाइम में आपको फिर से रटना पड़ेगा। तो बेहतर है कि मैं आपको बहुत इजी वे में इन एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दूंगा कि कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाए तो आप ये कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि इस चैप्टर में इतने सारे फॉर्मूले हैं, उनको करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एंथैल्पी कॉन्सेप्ट। बस एक टॉपिक और बचा है, इसे रब कर देती हूँ। चलिए, अगर डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, तो ये जो रिएक्शन होगी दैट विल बी एंडोथर्मिक रिएक्शन। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू लेस देन 0 है, then this reaction will be exothermic reaction। ठीक है, अगर हम बात करें किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की, साइक्लिक प्रोसेस के लिए, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए एंथैल्पी ऑलवेज 0, क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या होती है कि रिएक्शन इनिशियल फेज में स्टार्ट होगी और घूम फिर के उसी जगह पे आके रुक जाएगी। तो ये साइक्लिक प्रोसेस है तो एंथैल्पी चेंज भी क्या होगा, इसमें 0 होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। अगर हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, देन हम सीपी और सीवी के बीच के रिलेशन को अच्छे से समझेंगे। नेक्स्ट टॉपिक विच इज रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। ठीक है, तो चलिए सपोज कोई भी एक रिएक्शन हमारे पास है, ए से बना बी। ए इज द रिएक्टेंट, बी इज द प्रोडक्ट, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड बी। ठीक है, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स। चलो साइड पे लिख देती हूँ, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। अगर हम बात करें कांस्टेंट प्रेशर की, एट कांस्टेंट प्रेशर
suppose VA is volume of a reactant, volume of reactant A, and VB equals to volume of reactant B. ठीक है, तो हमें पता है फॉर आइडियल गैस, अच्छा आइडियल गैस का फॉर्मूला इन टर्म ऑफ प्रेशर वॉल्यूम आप सब लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो इसे याद रख लो हर जगह, चाहे आप केमिस्ट्री में कोई भी चैप्टर पढ़ो, कहीं भी अगर आइडियल गैस का फॉर्मूला आया तो आपको सेम फॉर्मूला पुट करना है, दैट इज दी PV इक्वल्स टू nRT. ठीक है, दिस रिएक्शन इज फॉर आइडियल गैस, प्रेशर वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस. ठीक है, अब हमें इस फॉर्मूले में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के वॉल्यूम को पुट करना है. तो अगर मैं बात कर रही हूँ रिएक्टेंट की, फॉर रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट के लिए ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, प्रेशर तो सेम रहेगा क्योंकि प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, फॉर रिएक्टेंट वॉल्यूम इज VA इक्वल्स टू N इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो ये भी हो जाएगा NaRT. ठीक है, सेम वे फॉर प्रोडक्ट PVB, प्रेशर सेम रहेगा, VB मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट इक्वल्स टू NbRT. NB इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट. ठीक है, अब हम दोनों रिएक्शन को अगर माइनस करें तो ये हो जाएगा PVB माइनस PVA इक्वल्स टू NbRT माइनस NaRT. अब दोनों में जो भी कॉमन है उसे हम कॉमन ले लेंगे. इस केस में प्रेशर विल बी कांस्टेंट, तो प्रेशर को हम कॉमन लेंगे, दोनों में क्या है, प्रेशर कॉमन है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा VB माइनस VA, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट. इसे हम डिनोट करते हैं चेंज इन वॉल्यूम से, तो इसे मैं लिख सकती हूँ P डेल्टा V इक्वल्स टू, अब NbRT और NaRT में RT कॉमन है, तो क्या बचा NB माइनस Na, तो ये बच गया NB माइनस NaRT. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम डिनोट करते हैं चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स इन गैसेस स्टेट से, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, तो ये हो जाएगा RT. ठीक है, यहां से P डेल्टा V का फॉर्मूला क्या बना, डेल्टा NgRT. अब अभी हम लोगों ने एंथैल्पी की रिएक्शन पढ़ी है, तो फ्रॉम, इसे हम लिख देते हैं ब्रैकेट में. ठीक है, फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज, या फिर डायरेक्टली शॉर्ट में लिख देती हूँ फ्रॉम एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा H, तो आपको समझ जाना. ठीक है, फॉर्मूला में क्या पढ़ा था अभी, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V. एट कांस्टेंट प्रेशर की हम बात करेंगे तो P डेल्टा V हो जाएगा. अब इस डेल्टा NgRT की वैल्यू, P डेल्टा V की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो ये होगा डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NgRT. ठीक है, ये एक फॉर्मूला हमारा बन गया. इफ फॉर आइडियल गैस, क्योंकि हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, आइडियल गैस की हम बात कर रहे हैं, सो इफ फॉर आइडियल गैस इफ n इक्वल्स टू 0, अगर नंबर ऑफ मोल्स क्या है 0 है, तो ये पूरी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो हम ये बोल सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U. ठीक है, अब ये कंडीशन कब अराइज हुई, व्हेन डेल्टा n इक्वल्स टू 0. अगर डेल्टा n इक्वल्स टू 0 है तो डेल्टा H की वैल्यू डेल्टा U के इक्वल हो जाएगी. अगर डेल्टा n गैसेस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसकी वैल्यू पॉजिटिव में है, तो याद रखना एंथैल्पी चेंज इज ग्रेटर देन इंटरनल एनर्जी. और अगर डेल्टा n गैसेस की वैल्यू 0 से कम है, तो इस केस में एंथैल्पी की वैल्यू भी इंटरनल एनर्जी से कम होगी. तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U. और ये जो कंपैरिजन मैंने आपको दिया है कि वैल्यू कब ज्यादा होगी कब कम होगी, ये एमसीक्यू में काफी फ्रिक्वेंटली पूछते हैं और ये आपको आगे यूज भी आएगा. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर होगा, तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए. रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv. आज की वीडियो बहुत लेंदी हो चुकी है, तो अब हम इसे लास्ट टॉपिक, इस वीडियो के लिए ये हमारा लास्ट टॉपिक है. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. अगर हम बात करें, अच्छा जब भी हम Cp और Cv की बात कर रहे हैं ना, तो दिमाग में क्या आना चाहिए, हीट कैपेसिटी, क्योंकि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट कैपेसिटी एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो अगर हम बात करें एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी विल बी,
कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगा, QV अपॉन, अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसे हम क्या बोलेंगे, CV इक्वल्स टू QV अपॉन डेल्टा T होगा ना। तो यहां से QV का फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ QV इक्वल्स टू CV इंटू डेल्टा T। ये जो पूरी वैल्यू है ये वैल्यू इंटरनल एनर्जी के इक्विवेलेंट होती है, तो इससे CV इंटू डेल्टा T को हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा U। और अगर हम बात करें एट कांस्टेंट प्रेशर तो क्या हो जाएगा, CP इक्वल्स टू अगेन QP अपॉन डेल्टा T। यहां से हम QP कैलकुलेट कर लेंगे, QP विल बी CP इंटू डेल्टा T। और ये जो पूरी वैल्यू है एट कांस्टेंट प्रेशर, ये वैल्यू होती है एंथैल्पी के इक्विवेलेंट, ठीक है। नाउ अगेन फ्रॉम द एक्सप्रेशन ऑफ एंथैल्पी चेंज, अब हम अगेन एंथैल्पी का फॉर्मूला लिखेंगे, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा एनर्जी RT, ठीक है। अब इस इक्वेशन में हमें डेल्टा H और डेल्टा U की वैल्यू पुट करनी है। डेल्टा U क्या है, सॉरी डेल्टा H क्या है हमारे पास, CP डेल T इक्वल्स टू डेल्टा U क्या है, CV डेल T प्लस डेल्टा NG RT, ठीक है। अब अगर हम बात करें आइडियल गैस के लिए, फॉर आइडियल गैस n इक्वल्स टू 0, सॉरी फॉर आइडियल गैस n इक्वल्स टू 1 अगर हम ले तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू हम 1 लेंगे, तो इस CP और CV को भी हम दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा CP इंटू डेल्टा T माइनस CV इंटू डेल्टा T इक्वल्स टू n कितना है, 1 इंटू RT, ठीक है। अब डेल्टा T दोनों में कॉमन है तो डेल्टा T हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा CP माइनस CV इक्वल्स टू R, चेंज इन टेम्परेचर इज डेल्टा T, डेल्टा T से डेल्टा T कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो जाएगा CP माइनस CV इक्वल्स टू R। दिस इज द इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन द CP एंड CV एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो ये जो आज का टॉपिक था हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो शायद से हमारी थर्मोडायनेमिक सीरीज का आई होप लास्ट टॉपिक या लास्ट वीडियो रहेगा, जिसमें हमें एंट्रोपी कवर करना है, गिव्स फ्री एनर्जी कवर करनी है, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो सिर्फ 11th में इंट्रोडक्शन है केमिस्ट्री में उसे कवर करेंगे, और कुछ एंथैल्पी के टर्म्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं, ठीक है। तो सारे बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आई होप नेक्स्ट वीडियो तक आप बने रहें, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, जिससे मैं ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत इजी वे में ट्रिक से आपको बताते रहूंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।